नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम विषय का दूसरा भाग लेकर आए हैं जो द ब्रेन या मस्तिष्क है। आज हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों की भूमिकाएं देखने जा रहे हैं। यदि आपने मेरे वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है जो मस्तिष्क के इतिहास और पर्यायवाची पर है, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और मेरा वीडियो देख सकते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न घटकों की भूमिका। सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दो हिस्सों लेफ्ट और राइट में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिकाएं हैं, लेकिन सूचना संसाधित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेब्रम। लेफ्ट हेमिस्फीयर, लॉजिकल रीजनिंग। लेफ्ट हेमिस्फीयर को अक्सर मस्तिष्क का लॉजिकल पक्ष माना जाता है। यह उस कार्य में माहिर है जो स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, गणित की समस्याओं को हल करते समय या जटिल समीकरणों का विश्लेषण करते समय लेफ्ट हेमिस्फीयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंग्वेज। यह हेमिस्फीयर भाषा कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ते, लिखते या बोलते हैं तो यह मुख्य रूप से लेफ्ट हेमिस्फीयर ही है जो इन गतिविधियों को संसाधित करता है। एक व्यक्ति जो कई भाषाओं में सक्षम है, वह इन भाषाओं के कौशल को प्रबंधित करने के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर पर निर्भर करता है। एनालिटिकल टास्क्स। लेफ्ट हेमिस्फीयर विश्लेषणात्मक कार्यों में कुशल है जो जानकारी को तोड़ने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब आप जटिल निर्देशों को समझने या कानूनी पाठ को विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं, तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर सक्रिय होता है। राइट हेमिस्फीयर, क्रिएटिव एबिलिटीज। राइट हेमिस्फीयर को अक्सर रचनात्मकता और कलात्मक कौशल से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पेंटिंग या संगीत रचना कर रहा है, वह अधिकतर अपने राइट हेमिस्फीयर का उपयोग करता है। स्पेशल अवेयरनेस। यह हेमिस्फीयर स्थानिक संबंधों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक मानचित्र पढ़कर शहर में नेविगेट करते हैं, तो आपका राइट हेमिस्फीयर उस स्थानिक जानकारी को संसाधित करता है। होलिस्टिक थिंकिंग। राइट हेमिस्फीयर जानकारी को अधिक समग्र तरीके से संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप भीड़ में किसी चेहरे को पहचानते हैं या किसी कहानी के समग्र अर्थ को समझते हैं, तो राइट हेमिस्फीयर इन तत्वों को एक समेकित धारणा में एकीकृत करता है। लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। फ्रंटल लोब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। यह लोब उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि योजना बनाना और निर्णय लेना। उदाहरण के लिए, जब आप काम पर एक परियोजना का आयोजन कर रहे होते हैं और रणनीतिक निर्णय ले रहे होते हैं, तो आपका फ्रंटल लोब सक्रिय रूप से संलग्न होता है। मोटर कंट्रोल। फ्रंटल लोब में स्थित प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कप कॉफी उठाने के लिए अपना हाथ हिलाते हैं, तो मोटर कॉर्टेक्स आवश्यक संकेत मांसपेशियों तक भेजता है। स्पीच प्रोडक्शन ब्रोकास एरिया, जो लेफ्ट फ्रंटल लोब में पाया जाता है, भाषण उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब आप बात करते हैं या वाक्य बनाते हैं, तो ब्रोकास एरिया आपके शब्दों को तैयार करने और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। पैराइटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग। पैराइटल लोब में स्थित प्राइमरी सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स शरीर से प्राप्त संवेदी जानकारी को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गर्म सतह को छूते हैं, तो सेंसरी कॉर्टेक्स आपको गर्मी और दर्द महसूस करने में मदद करता है। स्पेशल अवेयरनेस। यह लोब आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका शरीर अंतरिक्ष में कहां है। उदाहरण के लिए, जब आप बिना सीधे देखे किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो पैराइटल लोब आपकी गतिविधियों को समन्वित करने में मदद करता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। यह संवेदी इनपुट को एक सुसंगत समझ बनाने के लिए जोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक फर्नीचर का टुकड़ा असेंबल करते हैं, तो पैराइटल लोब स्पर्श फीडबैक और स्थानिक जानकारी को जोड़ता है,
ताकि आप कार्य पूरा कर सकें। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी प्रोसेसिंग। टेम्पोरल लोब में स्थित प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ध्वनियों को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप रेडियो पर एक गाना सुनते हैं तो यह टेम्पोरल लोब है जो ध्वनियों की व्याख्या करने और धुन को पहचानने में मदद करता है। मेमोरी। टेम्पोरल लोब में स्थित हिपोकैम्पस नए स्मरणों को बनाने और संग्रहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक नए दोस्त का नाम याद करने या हाल की घटना की जानकारी याद करने में हिपोकैम्पस शामिल होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। वर्निकीज एरिया, जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, भाषा को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी की बात सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं तो वर्निकीज एरिया आपको भाषा को समझने और उसकी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ऑक्सीपिटल लोब। विजुअल प्रोसेसिंग। ऑक्सीपिटल लोब में स्थित प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आंखों से प्राप्त दृश्य जानकारी को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, किसी परिचित चेहरे को पहचानना या पाठ पढ़ना ऑक्सीपिटल लोब द्वारा दृश्य उत्तेजनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया है। विजुअल रिकॉग्निशन। यह लोब दृश्य उत्तेजनाओं की व्याख्या और पहचान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक वस्तु की पहचान करना या पेंटिंग में रंग और आकृतियों को समझना ऑक्सीपिटल लोब पर निर्भर करता है। कॉर्टेक्स एंड सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरेब्रम की बाहरी परत है और उच्च स्तरीय कार्यों जैसे कि धारणा और निर्णय निर्माण में शामिल होती है। इसका मोड़ा हुआ ढांचा अधिक सतह क्षेत्र बढ़ाता है ताकि अधिक न्यूरॉन्स को समायोजित किया जा सके। उदाहरण के लिए, जटिल सोच जैसे कि छुट्टी की योजना बनाना या दार्शनिक समस्या को हल करना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में शामिल होता है। सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। कॉर्टेक्स के नीचे बेसल गैंग्लिया जैसी संरचनाएं आंदोलन नियंत्रण और आदत निर्माण में शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, बेसल गैंग्लिया चलने या बाइक चलाने जैसे आंदोलनों को नियंत्रित करने में मदद करता है और आदतों को बनाने में भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हर सुबह दांतों को ब्रश करना। सेरेब्रम का प्रत्येक भाग जटिल व्यवहार और संज्ञानात्मक कार्यों को सक्षम करने में एक विशिष्ट लेकिन आपस में जुड़े हुए भूमिकाएं निभाता है। डिन्सेफलन मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो ब्रेनस्टेम और सेरेब्रम के बीच स्थित होता है और मस्तिष्क के केंद्रीय भाग का निर्माण करता है। इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है सेंसरी जानकारी को संप्रेषित करने और विभिन्न कार्यों जैसे मूड, तापमान और नींद को नियंत्रित करने में। डिएन्सेफेलॉन में कई मुख्य संरचनाएं शामिल हैं, जैसे थैलेमस, अक्सर मस्तिष्क के रिले स्टेशन के रूप में जाना जाता है। थैलेमस सेंसरी जानकारी, स्मेल को छोड़कर, को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उचित क्षेत्रों में प्रसारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गर्म स्टोव को छूते हैं तो गर्मी के बारे में सेंसरी जानकारी थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स तक भेजी जाती है, जो फिर गर्मी और दर्द की अनुभूति को प्रोसेस करता है। हाइपोथैलेमस, यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा वाइटल कार्यों जैसे भूख, प्यास, शरीर का तापमान और सर्केडियन रिदम, नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्यासे हैं तो हाइपोथैलेमस प्यास की भावना को उत्तेजित करता है ताकि आप पानी पी सकें। एपिथैलेमस, इसमें पाइनियल ग्लैंड शामिल है जो मेलेटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है जो नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है। जब अंधेरा होता है, एपिथैलेमस मेलेटोनिन उत्पादन को बढ़ाता है जो आपके शरीर को यह संकेत देता है कि अब सोने का समय है। सुबथैलेमस, यह क्षेत्र मोटर कार्यों को नियंत्रित करने में शामिल है। उदाहरण के लिए, यह स्वैच्छिक आंदोलनों का समन्वय करने में मदद करता है। इसलिए जब आप एक कप उठाने का निर्णय लेते हैं तो सबथैलेमस उस क्रिया के सुचारू निष्पादन में योगदान करता है। संक्षेप में, डिएन्सेफेलॉन एक केंद्र के रूप में कार्य करता है जो सेंसरी और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है, जिससे विभिन्न शारीरिक और व्यावहारिक कार्यों का समन्वय अच्छा बना रहता है। मिडब्रेन फंक्शनैलिटी। टेक्टम मिडब्रेन का डोर्सल हिस्सा, जिसे टेक्टम कहा जाता है, सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करने में शामिल है। इसमें दो मुख्य संरचनाएं होती हैं,
सुपीरियर कोलिकुली ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण है और आंखों की गति और विजुअल रिफ्लेक्सेस में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ये आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से तेजी से ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। इंफीरियर कोलिकुली ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग में शामिल हैं। ये ध्वनि को स्थान में स्थानीयकृत करने और जोरदार या अप्रत्याशित ध्वनियों के प्रति रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रियाएं शुरू करने में मदद करते हैं। टेगमेंटम टेगमेंटम में कई न्यूक्लियाई और पाथवेज शामिल हैं जो मोटर कंट्रोल और अराउजल के विनियमन में शामिल हैं। सब्सटैंशिया नाइग्रा यह संरचना मूवमेंट रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यह डोपामीन का निर्माण करती है जो सुचारू और नियंत्रित आंदोलनों के लिए आवश्यक है। सब्सटैंशिया नाइग्रा में न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन पार्किंसंस डिजीज का एक प्रमुख लक्षण है जिससे ट्रीमर्स और रिजिडिटी होती है। रेड न्यूक्लियस यह न्यूक्लियस मोटर कोऑर्डिनेशन में शामिल है और मोटर सिग्नल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है जिससे लिम्ब मूवमेंट में मदद मिलती है। उदाहरण, जब आप एक सायरन की आवाज सुनते हैं तो इंफीरियर कोलिकुली ध्वनि को प्रोसेस करते हैं और मिड ब्रेन रिफ्लेक्सिवली आपके सिर को आवाज की दिशा में घुमाने का समन्वय करता है। सुपीरियर कोलिकुली आपको सायरन को नजर से ट्रैक करने में मदद करते हैं। पॉन्स फंक्शनैलिटी पोंटाइन न्यूक्लियाई ये न्यूक्लियाई सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच संकेतों को रिले करते हैं। ये मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में शामिल होते हैं। कॉर्टिकोपोंटाइन पाथवेज ये पाथवेज सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेरेबेलम से जोड़ते हैं जिससे स्वैच्छिक आंदोलनों का सुचारू निष्पादन संभव होता है। ये मोटर कमांड्स को फाइन ट्यून करने में मदद करते हैं जैसे कि किसी संगीत वाद्य यंत्र या कीबोर्ड पर टाइप करते समय। रेस्पिरेटरी सेंटर्स पॉन्स में प्न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर होते हैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा स्थापित श्वसन की धारा को मॉड्यूलेट करते हैं। ये श्वसन के प्रवाह को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच समायोजित करते हैं जिससे श्वसन पैटर्न को ऑप्टिमाइज किया जाता है। उदाहरण, जब आप किसी खेल जैसे टेनिस खेल रहे होते हैं तो पॉन्स सही और समय पर आंदोलनों के लिए आवश्यक फाइन मोटर स्किल्स का समन्वय करने में मदद करता है। यह आपकी श्वसन पैटर्न को भी शारीरिक गतिविधि की तीव्रता के अनुसार समायोजित करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा फंक्शनैलिटी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर होता है जो हृदय की दर और संकुचन की ताकत को नियंत्रित करता है। यह हृदय की दर को बारो रिसेप्टर्स रक्त वाहिकाओं में दबाव के सेंसर और कीमो रिसेप्टर्स रक्त की रसायन शास्त्र में बदलाव को मापने वाले सेंसर से प्राप्त संकेतों के आधार पर समायोजित करता है। वेसो मोटर सेंटर यह रक्त वाहिकाओं के व्यास को नियंत्रित करता है ताकि रक्त दबाव को नियंत्रित किया जा सके। यह रक्त वाहिकाओं की संकुचन और फैलाव को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संकेतों के आधार पर समायोजित करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स पॉन्स के अलावा मेडुला की श्वसन केंद्र श्वसन की मूल धारा को सेट करती हैं और रक्त में CO2 के स्तर के बदलावों के अनुसार श्वसन दर को समायोजित करती हैं। रिफ्लेक्सिव एक्शंस मेडुला में रिफ्लेक्सिव श्वसन क्रियाएं जैसे निगलना, खांसना और उल्टी शामिल हैं जो वायु मार्ग की सुरक्षा और पाचन प्रक्रियाओं में मदद करती हैं। उदाहरण, यदि आप अचानक चौंक जाते हैं और हवा के लिए सांस लेते हैं तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपकी श्वसन दर और हृदय की दर को तेजी से बढ़ा देती है ताकि आप खतरे का सामना कर सकें। यह रक्त वाहिकाओं के संकुचन को भी समायोजित करता है ताकि महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त रक्त प्रवाह मिल सके। इंटीग्रेशन एंड इंटरैक्शन ब्रेनस्टेम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS का एकीकरण। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS ओवरव्यू। ANS आवश्यक फिजियोलॉजिकल कार्यों को नियंत्रित करता है जिसमें हृदय की दर, पाचन, श्वसन की दर और रक्त दबाव शामिल हैं।
यह अधिकांशतः अदृश्य तरीके से कार्य करता है और इसके दो मुख्य शाखाएं होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, जिसे अक्सर फाइट और फ्लाइट प्रणाली के रूप में जाना जाता है, यह शरीर को तनाव या आपातकाल की स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली के रूप में जाना जाता है, यह तनाव के बाद विश्राम और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देता है। ब्रेनस्टेम और एएनएस का एकीकरण। मेडुला ऑब्लोंगाटा कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन, कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर्स होते हैं जो हृदय की दर और संकुचन की ताकत को नियंत्रित करते हैं। यह हृदय की दर को बारो रिसेप्टर्स, रक्त वाहिकाओं में दबाव के सेंसर, और कीमो रिसेप्टर्स, रक्त की रसायन शास्त्र में बदलाव को मापने वाले सेंसर से प्राप्त संकेतों के आधार पर समायोजित करता है। उदाहरण, यदि आप जल्दी से उठते हैं और रक्त दबाव में गिरावट अनुभव करते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा बारो रिसेप्टर्स के माध्यम से इस गिरावट को महसूस करता है और हृदय की दर को बढ़ाकर और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रक्त दबाव को स्थिर करता है। वासोमोटर सेंटर, यह केंद्र रक्त वाहिकाओं के व्यास को नियंत्रित करता है ताकि रक्त दबाव को नियंत्रित किया जा सके। यह रक्त वाहिकाओं की संकुचन और फैलाव को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संकेतों के आधार पर समायोजित करता है। उदाहरण, व्यायाम के दौरान वेसोमोटर सेंटर मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है, इसलिए यह अंगों की रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और अन्य क्षेत्रों में संकुचित करता है। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा के श्वसन केंद्र श्वसन की मूल धारा को सेट करते हैं। ये रक्त में CO2 और O2 के स्तर में बदलावों के अनुसार श्वसन की दर और गहराई को समायोजित करते हैं। उदाहरण, तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान रक्त में बढ़ी हुई CO2 स्तर मेडुला को श्वसन दर बढ़ाने के लिए ट्रिगर करता है ताकि अतिरिक्त CO2 को निकाला जा सके और अधिक O2 प्राप्त किया जा सके। रिफ्लेक्सिव एक्शंस। मेडुला में रिफ्लेक्सिव श्वसन क्रियाएं जैसे निगलना, खांसना और उल्टी शामिल हैं, जो वायुमार्ग की सुरक्षा और पाचन प्रक्रियाओं में मदद करती हैं। उदाहरण, यदि आप गलती से एक विदेशी कण को सांस में ले लेते हैं, तो मेडुला एक खांसने की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है ताकि इसे श्वसन पथ से बाहर निकाला जा सके। पोन्स, यह केंद्र श्वसन की दर और गहराई को मॉड्यूलेट करता है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच के संक्रमण को प्रभावित करता है। यह मेडुलरी सेंटर्स के साथ मिलकर श्वसन पैटर्न को फाइन ट्यून करता है। उदाहरण के लिए, नींद के दौरान प्न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक स्थिर और तालबद्ध श्वसन पैटर्न बनाए रखने में मदद करता है, भले ही शरीर विश्राम की स्थिति में हो। एपन्यूस्टिक सेंटर इन्हेलेशन को लंबा करता है और अत्यधिक तेज एक्सहेलेशन को रोकता है। मेडुला द्वारा सेट की गई श्वसन धारा के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, विश्राम या ध्यान के दौरान एपन्यूस्टिक सेंटर एक धीमे और नियंत्रित श्वसन पैटर्न को बनाए रखने में मदद करता है। पोन्स सेरिब्रम और सेरेबेलम के बीच एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है, जो मोटर कंट्रोल और सेंसरी जानकारी को समन्वित करता है। यह इंटीग्रेशन स्वायत्त प्रतिक्रियाओं के सुचारू निष्पादन का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, अचानक मुद्रा में बदलाव जैसे तेजी से उठना। पोन्स शरीर की स्थिति के बारे में सेंसरी इनपुट के साथ मोटर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है ताकि मुद्रा और संतुलन बनाए रखा जा सके। मिड ब्रेन का टेक्टम, विशेष रूप से सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूली, उस सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है जो स्वायत्त प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक जोरदार आवाज सुनते हैं तो मिड ब्रेन रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रिया को समन्वयित करता है, जैसे सिर को घुमाना, जो शरीर को संभावित खतरे के लिए तैयार करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को शामिल कर सकता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो मिड ब्रेन के माध्यम से फैलती है, जागरूकता और चेतना को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। यह प्रभावित करता है कि आप सेंसरी स्टिमुलाई के प्रति कितने सतर्क और प्रतिक्रियाशील हैं। उदाहरण के लिए,
जब आप अचानक एक अलार्म द्वारा जगते हैं तो रेटिकुलर फॉर्मेशन शरीर को विश्राम की स्थिति से बढ़ी हुई सतर्कता और तत्परता की स्थिति में स्थानांतरित करने में मदद करता है। एएनएस और ब्रेनस्टेम फंक्शंस का एकीकरण। संक्षेप में, ब्रेनस्टेम स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर और मस्तिष्क के बीच संकेतों को समन्वित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं आंतरिक और बाहरी स्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों। इसकी सेंसरी और मोटर पाथवेज के साथ स्वायत्त विनियमन में भूमिका समन्वित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर शरीर के कार्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। आज हमने मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों की गहराई से पड़ताल की, बट ये नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए।